जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो मोटिवेशन की थ्योरी है इसको जेड थ्योरी बोलते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि जेड थ्योरी जैसे हमने वो थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। अब वो मैनेजमेंट की या मोटिवेशन दोनों में सवाल होती हैं। तो जो उस थ्योरी के अंदर था ना कि एक्स वाले तो बल्कि लेज़ी थे, इन लोगों को ये काम नहीं करते। तो मैनेजर जो है ना वो इनको डील करने के तरीके बताता है। और वाई थ्योरी के अंदर वो कहते हैं कि ये जो वर्कर है ना अच्छे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इनको ना अपने एक अंदाज से डील करना चाहिए। तो मैंने वाई, अब ये जो जेड है ना मोटिवेशन, ये भी उनकी दरमियानी सूरत हाल है, लेकिन बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर क्या होता है कि हम आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, आप कोई मुलाजिम रखते हैं। अगर उस मुलाजिम को आप उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं, नहीं देखें ना, कुछ हमने खुद देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-10 साल से एक ही बंदे के पास काम कर रहे थे, होटल के वर्कर हैं या कहीं पे भी हैं, तो वो एक ही मुला जो है ना अपने बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस इतना मुतासर कौन होता है, और बॉस क्या है, उनके ऊपर एतबार करता है, बॉस उनसे मशवरा लेता है, बॉस टाइम पे उनकी तनख्वाह बढ़ाता है, बॉस उनको जो है ना उनके घर कोई बीमार होता है तो उनको पूछता है। यानी जब एम्प्लॉइज़ को, एम्प्लॉई जो आपका है, अगर आप उसको अपना मुलाजिम से ज़्यादा आप उसे अपना पार्टनर समझते हैं, अपनी घर की ज़रूरत समझते हैं, आप उसको इज़्ज़त देती हैं, तो वो मुलाजिम वहाँ खुश होगा कि मुझे इतनी इज़्ज़त कहीं से नहीं मिलनी जितनी इज़्ज़त मुझे यहाँ से मिल रही है। तो ऐसी सूरत हाल जो होगी तो वो ये जेड थ्योरी के अंदर आती है। तो यही बातें हम देखते हैं। देखिए, ये विलियम ओची ने दी थी 1980 के अंदर। किसने दी थी? विलियम ओची। ये ओची थ्योरी भी बोलते हैं इसको समटाइम। तो ये 1980 में दी थी, और इस थ्योरी, ये जापानीज़ थ्योरी है, और ये अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होती है। नहीं, ये जापानी थ्योरी अमेरिका के अंदर, अमेरिकन जो ट्रेडिशन है, जो अमेरिका की है ट्रेडिशन, उसके अंदर वहीं वहाँ पे ये अप्लाई की जा रही होती है। और ये थ्योरी बिलीव करती है कि सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट इसके ऊपर मैं भी 100% बिलीव करता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसके मुलाजिम मुतमईन ना हो। अगर उसके एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाई होंगे, अगर एम्प्लॉइज़ अपने जो हैं वो मैनेजर, अपनी मैनेजमेंट से, अपने जो ऑनर से, उनसे मुतमईन होंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मुनाफा देगी, अच्छी होगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह नहीं होगी, जहाँ मुलाजमीन के साथ इस्तेसाल होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी। और ये कहते हैं दे एम्फोसाइजेज ऑन क्रिएटिंग सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट विद कोऑपरेशन और कोलाब्रेशन। वो कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, इनको कोलाब्रेशन में मैंने आपको इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई है, कि जिसके अंदर जो है वो एक में ये होता है कि टीचर्स जो आपको वो काम कह रहा है और निगरानी कर रहा है, और फिर स्टूडेंट आपस में मिल के काम कर रहे हैं। एक वो होती है, और एक ये होती है कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट आपस में मिल के जो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये, तो यानी जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, वो या यहाँ पे उन्हें सेंस ऑफ ऑनरशिप दी जाए। मतलब देखो कि आपका मुलाजिम है, उसके बेटा आपका जो है ना, आपका ये सब आपके ज़िम्मे है। आपने खुद जिसको चाहो, यानी सम टाइम अगर आप एक मुंशी रखा है आपने अपने भट्ठे के ऊपर कहीं भी, और आप उसको थोड़ा सा इख्तियार देते हो कि चलो जिसको चाहो ना यार इनको छुट्टी दे देना, तो इस तरह यानी ऑनरशिप है यार, यहाँ कोई छोटे मोटे उससे फैसले करवा लेने, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क की, एम्प्लॉइज़ की देना, इससे वो जो है ना वो खुश हो जाते हैं, तो सेटिस्फाई होते हैं वो अपनी जॉब से। इसी तरह ये वाली थ्योरी ना वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, यानी छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं, जहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो वहाँ पे ये थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल है। इसके साथ ही ये कि ये जो है शुड बी ट्रेंड इन ब्रॉडर स्पेक्ट, जो एम्प्लॉइज़ को ब्रॉडर विजन दे के, जब एम्प्लॉइज़ को आप विजन देंगे कि देखिए हम 10 साल बाद ना, हम ये ऑर्गेनाइजेशन आज जहाँ हमारे पास 100 बंदा है ना, 10 साल बाद हमारे पास यहाँ पे 1000 बंदा होना चाहिए, और हमारा इतना रेवेन्यू होना चाहिए, और उसके बाद आप जीएम लग जाएंगे। मतलब एक जैसे उसको, जो एम्प्लॉइज़ को अपने ना एक बड़े ख्वाब दिखा के, और उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में, उसको अपने जो भी आपके फैसले होते हैं, जो बड़े बड़े मामलात होते हैं, उसके अंदर आपको उसको शामिल करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑपरेटिव कल्चर जो है वो आपको बनाना चाहिए। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ये थ्योरी जो है ना, ये कोई स्पेसिफिक नहीं करती, यानी ये काम करोगे तो आप एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाई होगा, कोई एक बात नहीं करती, ये सारी बातें करती हैं। आप एम्प्लॉइज़ को फैसलों में शामिल करो, आप एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो ट्रेनिंग दो, आप एम्प्लॉइज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप एम्प्लॉइज़ को पार्टनर बना लो, आप इज़्ज़त दो। यानी कोई ख़ास फिक्स क्राइटेरिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती कि ये करोगे ना तो एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाई होगा। हो सकता है इन सब के बाद भी एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, ये तो नहीं कहा जा सकता।
तो यानी इसकी कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा जो जेड थ्योरी है ना, ये कहती है कि पोटेंशियल टू क्रिएट अ मोर फुलफिलिंग, अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पोटेंशियल पैदा कर सकें, वो बहुत अच्छा करे, प्रोडक्टिव वर्क, तो हमें उसे प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट देना चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो ग्रेट सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा होगी। वर्ड्स यहाँ पे मुश्किल हो सकते हैं, असल बात जो आपने समझती है कि ऑची जो जापानीज़ थ्योरी है अमेरिका की अंदर जो अप्लाई की गई, इस थ्योरी का पर्पज़ ये था कि एम्प्लॉइज़ को आप जितना एम्प्लॉइज सेटिस्फाई होगा उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। तो एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहते हैं कि आप उसको डिसीजन मेकिंग में, आप उसको कंसेंसस में आप उसको शामिल रखें, आप उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, आप उसको जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ट्रेन करें, आप उसको अपना पार्टनर समझें, आप उसको इज्जत दें। तो ऐसी सूरत में जो है ना जब एम्प्लॉय खुश होगा तो वो मेहनत से काम करेगा, जब वो मेहनत से काम करेगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी। ये सारा इसका निचोड़ था। उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।